हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं और उनकी वजह से हमारे देश में क्या क्या चेंजेज आए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो व्हाट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ हैपेंड इन फाइनेंस सेक्टर ड्यू टू वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म। तो डिफरेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, रिफॉर्म्स थी, उनकी वजह से फाइनेंस सेक्टर में, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, उसी के बारे में हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए उसके बारे में हम जानेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैव बीन कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन मेड बाय बेसिकली 3 कमिटीज। तो 3 कमिटीज हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने जो उनकी रिकमेंडेशन था, उन्हीं की वजह से जो मेजर रिफॉर्म्स आए हैं वो इन 3 कमेटी की रिकमेंडेशन की वजह से आए हैं। पहली कमेटी है नरसिम्हन कमेटी, 1992 में आई थी। जो दूसरी कमेटी भी नरसिम्हन कमेटी है, ये 1998 में आई थी। और तीसरी कमेटी है एस.एच. खान कमेटी, है ना, एस.एच. खान कमेटी, जिन्होंने रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप, इन्होंने मतलब ये 3 कमेटीज हैं फाइनेंस सेक्टर की, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। उन रिकमेंडेशन को अपनाया गया और उन्हीं के आधार पर जो है फाइनेंस सेक्टर को और आगे ले जाया गया है, जो भी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। तो पहली कमेटी नरसिम्हन कमेटी 1992 की, दूसरी कमेटी नरसिम्हन कमेटी अगेन है 1998 की, और तीसरी कमेटी है एस.एच. खान कमेटी। ओके, अब आगे बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर नॉट ओनली असिस्टेड इन शार्प पिकअप इन सर्विस सेक्टर ग्रोथ, इट हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू प्रोग्रेस फ्रॉम हाई कास्ट टू इंटरनेशनली कम्पिटिटिव सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सर्विस इंडस्ट्री थी उसने बहुत तेज़ी के साथ पिकअप किया। आप देख ही रहे हैं कि जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। तो फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म होने की वजह से सर्विस इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही गई, साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको भी हेल्प की। जहां मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी, अब फाइनेंशियल सेक्टर में चूंकि लोन वगैरह इजीली अवेलेबल हो पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम अब इंटरनेशनली कम्पिटिटिव रेट पर जो है हम भी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। तो ये तभी हो पाया जब जो है फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आए। और ये फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म 3 कमेटी की बदौलत है। बेसिकली 3 कमेटियाँ बहुत सारी, बट इन बेसिक 3 कमेटियों को हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। नरसिम्हन कमेटी 1992 वाली, नरसिम्हन कमेटी 1998 वाली, और एस.एच. खान कमेटी, ये 3 कमेटीज हैं। इट वाज क्लियर रिकॉग्निशन ऑफ रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस इन प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। तो ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी के मतलब जो है फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म आया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो मार्केट फोर्सेस थे, जिन्होंने प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में मेन रोल प्ले किया। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो किसी भी चीज़ का दाम होता था वो जो है मार्केट फोर्स के आधार पर डिसाइड नहीं होता था, वो सरकार डिसाइड कर देती थी, आरबीआई डिसाइड कर देती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में मार्केट फोर्सेस का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब जैसी मार्केट में डिमांड और सप्लाई है उसी हिसाब से रेट डिसाइड हो जाते हैं। प्रायर टू दीज रिफॉर्म्स, ये जो रिफॉर्म्स हैं इनके होने के पहले प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इन रिफॉर्म्स के पहले जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनकी जो प्राइसिंग थी, उनका जो दाम होता था, इंटरेस्ट होता था, वेदर बैंक लेंडिंग टू कारपोरेट, चाहे बैंक कारपोरेट को लेंडिंग करे या बारोइंग करे उससे बाई गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट बारो करे, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी, यहाँ पर जो कुछ भी होता था। ओके, तो क्या हुआ, जो प्राइसिंग थी किसकी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, जैसे बैंक कारपोरेट को लेंडिंग कर रहा हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो है बैंक से बारो कर रही हो, या फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, वहाँ पर जो रेट्स थे फ्रेंड्स वो कैसे डिसाइड होते थे। दीज वाज डिटरमाइंड ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेटर्स डिसीजन। जिसको भी रेगुलेटर बनाया गया था, जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई के डिसीजन के आधार पर जो है उसके जो प्राइस होते थे वो डिसाइड होते थे, या एडमिनिस्ट्रेटिव फिएट था। एडमिनिस्ट्रेटिव फिएट का मतलब हुआ कि सरकारी तंत्र के द्वारा जो डिसीजन लिया जाए, रेदर देन इट्स अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट का यूज नहीं किया जाता था, बल्कि जो रेगुलेटर डिसाइड कर दे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी रेगुलेटर का डिसीजन सीआरआर 4% है, ये कौन डिसाइड करता है, रेगुलेटर डिसाइड करते हैं। ऐसे ही पहले के समय में जो लोन देना है वो आपको 7% पर देना है, जो सेविंग अकाउंट है उस पर 4% इंटरेस्ट रेट कस्टमर को देना है, ये कौन डिसाइड कर देता था, इट वाज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता था। बैंक को इसको ओबे करना पड़ता था। आज से 10-15 साल 20 साल पहले जाएं तो ऐसा कॉन्सेप्ट था। अभी क्या है, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं, बैंक खुद डिसाइड करता है कि उसको अपने
कस्टमर से कितना इंटरेस्ट रेट लेना है लोन देने पर और अपने सेविंग अकाउंट पर वो कितना इंटरेस्ट रेट देना चाहता है, वो चीज़ अब बैंक खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब रेगुलेटर के डिसीजन की वजह से होता था, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, चाहे लोन देना हो, अपॉर्चुनिटी कास्ट के हिसाब से नहीं होता था। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, जैसे कोई कस्टमर है, मान लीजिए उसने 2 लाख का लोन लेना है, आपने उसको 6% पर ऑफ़र किया। कोई एक कस्टमर आता है वो 2 करोड़ का लोन लेता है, तो आप उसे अगर 6% पर ऑफ़र करेंगे तो वो हो सकता है लोन आपसे ना ले, तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दी। उस समय अगर आप उसको 5.5% पर ऑफ़र कर दें कि आपका 2 करोड़ का लोन है, 5.5% पर देंगे, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैश करवा लिया है, तो इसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं फ्रेंड्स, ओके? क्लियर हो गया? अलोंग विथ फ्री प्राइसिंग, अब देखिए प्राइसिंग फ्री हो गई, मतलब जो है गवर्नमेंट का डिसीजन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन, नाबार्ड का डिसीजन, ये अब कंस्ट्रेंट नहीं रह गए हैं। रिमूवल ऑफ कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उनमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, इनका जो कंस्ट्रेंट था उसको हटाया गया। कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है सेल आउट किए जा सकते हैं, कौन से परचेज किया जा सकते हैं, इस पर भी जो है काम किया गया। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया। पहले जहाँ पर जो है मतलब खुले में मार्केट में चिल्ला-चिल्ला के लोग जो है शेयर बेचे जाते थे, अगर आपको वॉल स्ट्रीट वगैरह का आइडिया हो, है ना? मुंबई में जो दलाल स्ट्रीट है, वहाँ पर क्या होता था, पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठ करके आउटक्राई करते थे, चिल्ला-चिल्ला कर बोलते थे ₹20 में शेयर ले लीजिए, ₹20 में शेयर ले लीजिए। उसको अब स्क्रीन बेस्ड कर दिया गया है, रियल टाइम बेस्ड कर दिया गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी को लाया गया है। पॉलिसी एनवायरनमेंट जो है, पॉलिसी में भी चेंजेस किए गए हैं, जिनकी वजह से जो है अंडर डेवलप्ड जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट थी, उसमें बहुत ज़्यादा जान डाल दी गई है। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने हमारे जो अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट थी, उसमें जान डाली है। व्हाइल मेजर्स वर टेकन टू ब्रिंग फाइनेंशियल मार्केट एट पार विथ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, यहाँ पर हमारी कोशिश की गई थी, हमने जो कोशिश की थी कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, उसको हम इंटरनेशनल की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके एकदम समतुल्य लेकर के आकर के खड़ा करें। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको लोन लेने के लिए अगर 3 दिन लगते हैं, तो इट शुड बी कि मतलब हमारे देश में भी आप 3 दिन में लोन पा जाओ, है ना? या फिर जो है अगर कोई ट्रांज़ैक्शन 2 सेकंड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो 2 सेकंड में हमारे देश में भी उसको होना चाहिए। तो अब इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके बराबर हमें अपने फाइनेंशियल मार्केट को ला करके खड़ा करने की कोशिश की गई है। फिर भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा बहुत सावधानीपूर्ण निर्णय लिया है, कहाँ पर? कि डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट्स थे, उसमें हमने ग्रो स्लो करने की कोशिश की। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में बहुत तेज़ी के साथ नहीं इन्वॉल्व होंगे। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को में इन्वेस्टमेंट करना, सेल परचेज़ करना थोड़ा स्लो ही रखा, क्योंकि उन्होंने देखा, जो उन्होंने विंडिक्शन किया, मतलब उन्होंने जो देखा, वो ग्लोबल क्राइसिस जो 2008 में रिसेशन मचा था, जो ग्लोबल क्राइसिस आई हुई थी, वो 2008 की, उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में धीरे-धीरे ही आगे बढ़ेंगे, एकदम से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को अपनाएँगे नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी ध्यान रखते हुए जो है ये डिसीजन लिया था फ्रेंड्स, ओके? तो ये इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स, देखिए हमने ये बात समझ ली कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 3 कमिटीज़ हैं, जिन्होंने जो है हमारे ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, मेजरली इन 3 कमिटीज़ की वजह से नरसिम्हन कमेटी 1992, नरसिम्हन कमेटी 1998 एंड एसएच खान कमेटी, इन तीनों कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, उन्हीं के आधार पर ग्लोबली जो हमारा ये फाइनेंस मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ओके? और जब फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, तो उसकी वजह से सर्विस इंडस्ट्री भी बढ़ी, साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसको भी काफ़ी ग्रोथ मिली, और अब हम महंगे सामान बनाने के बजाय इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव जो है सामान बनाना शुरू कर चुके थे। और ये क्लियर हो गया था कि मतलब जो है जो प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस थी, उसमें मार्केट फोर्सेस का रोल था। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उसका दाम ज़्यादा होगा, इस तरीके से उसका रोल अदा हुआ, ना कि जो है सरकार जो डिसाइड कर दे, उसके आधार पर काम चल रहा होता था, ठीक है? इसके रिफ़ॉर्म से पहले क्या होता था, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ थे, चाहे वो बैंकों को लेंड करना है, तो कितने % इंटरेस्ट लेना है, या गवर्नमेंट जब बैंकों से लोन लेगी या आरबीआई से लोन लेगी, तो कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, ये सारा, या फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइसिंग था, पहले डॉलर का भी कितना जो है रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सारा डिसीजन वही लोग करते थे। बैंक का उसमें उतना ज़्यादा रोल नहीं होता था, ओके? तो ये सारा जो है डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता था? रेगुलेटर के डिसीजन पर आधारित होता था कि कितने % इंटरेस्ट पर लोन देना है, कितना जो है गवर्नमेंट अगर लोन लेगी तो कितना % देगी, वो सारा डिसीजन रेगुलेटर करते थे। बैंकों को इसमें जो है फ्रीडम नहीं थी। लेकिन इसकी मतलब हम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का ना यूज़ करके जो भी रेगुलेटर कह देता था, उसको फॉलो करते थे। लेकिन रिफ़ॉर्म के तौर पर देखा जाए, तो फ्री प्राइसिंग आई, जो भी इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करना चाहते हैं, चार्ज कर लीजिए, और जो अपनी मनी मार्केट है या फॉरेक्स मार्केट है,
या कैपिटल मार्केट है उसमें भी जो है कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसमें भी कंस्ट्रेंट जो थे उसको कम किया गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किए गए, मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया गया, पॉलिसी इन्वायरमेंट को बदला गया, पॉलिसी को चेंज किया गया। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बार बार बात करता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यही होता है कि आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको 100 जगहों पर जाकर के 100 दरवाजे ना खटखटाने पड़े, बल्कि आपको एक ही जगह जाकर के सारा का सारा अप्रूवल मिल जाए। अगर ऐसा हो तो उसे ही हम कहेंगे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, पॉलिसी इन्वायरमेंट एक बन गया है। ओके, तो ये सेवरली जो है अंडर डेवलप जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट थी उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें जान फूंकने का काम इन सब चीज़ों ने किया हुआ है। जो है यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट थी उसको इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जैसे वेसल वगैरह हमने अपनाया, जो भी इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनके साथ में हम उनके उनके मतलब जो है मैचिंग में चलने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो है हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, गो स्लो किया गया है, क्योंकि ये देखा गया कि ग्लोबल जो क्राइसिस आई हुई थी उसमें कहीं हद तक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ों का रोल था। ओके, और साथ ही साथ में जो हमारे देश की जो इम्यूनिटी है फाइनेंशियल सेक्टर की, उसको भी ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने गो स्लो का डिसीजन लिया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर। अब हम डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट्स होती हैं फ्रेंड, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में मनी मार्केट हो गई, फॉरेक्स मार्केट हो गई, आपकी कैपिटल मार्केट हो गई। ओके, इनमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे। तो पहला डिस्कशन हम करेंगे मनी मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो मनी मार्केट बेसिकली रेफर टू द सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी आर ट्रेडेड। तो पहली बात ये कि मनी मार्केट किसे कहेंगे, तो मनी मार्केट जो है फाइनेंशियल मार्केट का वो सेक्टर होता है या वो सेक्शन होता है जहां पर उन चीज़ों को मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं वो पहली बात तो हाईली लिक्विड होते हैं। मतलब हाईली लिक्विड का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जो तुरंत ही बिक जाए, जिसके बदले में कैश आपको आसानी से मिल जाए, उसे हाईली लिक्विड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास कैश है, तो इससे ज़्यादा लिक्विड तो कुछ हो ही नहीं सकता, कैश तो कैश ही होता है। आपके पास में एक हाउस है और आपके पास में मान लीजिए एक मोबाइल है। अब अगर आप मोबाइल बेचोगे तो जल्दी ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है, या आप हाउस बेचोगे तो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो सीधी सी बात है, मोबाइल हो सकता है 15,000 20,000 रुपए का हो, घर आपका 50 लाख 60 लाख का है। अब किसी के पास 50 लाख 60 लाख होगा तब तो आपका घर तुरंत खरीद लेगा, नहीं है तो नहीं खरीदेगा। लेकिन मोबाइल 15-20,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, वो खरीद सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाउस और जो है मोबाइल में हाईली लिक्विड कौन है, मोबाइल हमारा हाईली लिक्विड हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो हाई लिक्विड का मतलब आप समझ गए होंगे, जो ज़्यादा लिक्विड है, जिसको जितनी जल्दी आप जो है कैश में कन्वर्ट कर ले जाओ, वही हाईली लिक्विड कहलाता है। एंड शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज आर ट्रेडेड, जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं उनकी मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म होती है, बेसिकली 1 ईयर, अप टू 1 ईयर होती है, 1 साल तक की मेच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। मनी मार्केट हैज बिकम ए कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर आर लेस। तो मनी मार्केट में क्या होता है, जो भी सिक्योरिटीज हैं वो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की होती हैं, 1 साल या 1 साल से कम में उनकी मेच्योरिटी होती है। जैसे ट्रेजरी बिल, आपका इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्रेजरी बिल ले सकते हैं, कमर्शियल पेपर ले सकते हैं, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लिया जा सकता है। तो कई बार ये भी पूछा सकता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ट्रेजरी बिल, सीपी कमर्शियल पेपर एंड सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके, तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। इट इज यूज्ड बाय मैनी पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग कंपनीज टू रेज फंड बाय सेलिंग कमर्शियल पेपर इन द मार्केट। तो जो मनी मार्केट होता है उसको कई सारे पार्टिसिपेंट यूज करते हैं, जिसमें कंपनीज भी आती हैं, और कंपनीज जो है क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर सीपी को बेचती हैं ताकि वो फंड को रेज कर सके। मनी मार्केट इज कंसिडर्ड ए सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट ड्यू टू हाई लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी। जो मनी मार्केट होता है उसको जो है सेफ प्लेस माना जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी जो है हाई होती है सिक्योरिटीज की। मतलब कहने का, अगर आपने मान लीजिए कोई पैसा लगाया हुआ है, तो अगर आप उस सिक्योरिटी को बेचना चाहेंगे तो तुरंत बेच करके आपको पैसा मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने उस 1 करोड़ रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर आप एफडी करवा ली, तो अगर एफडी तोड़ने वाली है तब तो ठीक है, अगर नहीं तोड़ सकते तो आपका पैसा फंस जाता है। उसी जगह पे आपने मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज कर लिया या कमर्शियल पेपर परचेज कर लिया, जब आप चाहें तुरंत ही बेच दे, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसे हाईली लिक्विड कहेंगे। तो इस वजह से एक जो है सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट माना जाता है।
अब चूंकि हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ों की बात कर लेना जरूरी है। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कॉल मनी वो होता है जहाँ पर बारोइंग या लेंडिंग जो है 1 दिन के लिए होती है। जब एक बैंक दूसरे बैंक से या एक बैंक आरबीआई से लेंडिंग एंड बारोइंग करता है 1 दिन के लिए, 1 डे के लिए, एक बैंक दूसरे, इंटर बैंक ही होता है कॉल मनी ज़्यादातर, ठीक है। कॉल मनी 1 दिन के लिए अगर बारोइंग या लेंडिंग होती है तो उसे कॉल मनी कहेंगे। अगर 2 दिन से लेकर के और 14 दिन तक के लिए बारोइंग की जाती है या लेंडिंग की जाती है तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। और अगर 14 दिन से ज़्यादा और 1 साल तक, अप टू 1 ईयर तक का अगर लेंडिंग या बारोइंग की जाती है फ्रेंड्स तो उसे टर्म मनी कहते हैं। ये तीनों टर्म हैं, बेसिकली कंफ्यूजन होती है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी इंटरेस्टिंग काफ़ी है। आईआईबीएफ जो है मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछता रहता है, इवन जेआईबी में भी पूछता रहता है। ओके, reforms in money market were essentially aimed at providing avenue for market player to deploy or access the short-term fund and platform to monetary authority to modulate liquidity in the system। तो जो रिफॉर्म्स किए गए हैं मनी मार्केट में फ्रेंड्स, उनका उद्देश्य क्या था, बेसिकली एम क्या था, ऐसा ऐसा एवेन्यू प्रोवाइड करना, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करना जहां जो मार्केट प्लेयर हैं वो अपना फंड या तो जो है डिप्लॉय कर सकें या अगर उन्हें फंड की जरूरत है तो उसे एक्सेस कर सकें शॉर्ट टर्म फंड्स को, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म था वो मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड वगैरह हो गया, इन मॉनेटरी अथॉरिटी जो थी उनको लिक्विडिटी को मार्केट में मॉडरेट करने के लिए भी एक जो है टूल के तौर पर अवेलेबल हो जाए, है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, सीआरआर वगैरह, एसएलआर के थ्रू जो है आरबीआई क्या करता है, मार्केट में मनी को मैनेज करता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो सीआरआर क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा हो गई है तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा। जब सीआरआर को बढ़ा देगा, जैसे मान लीजिए 100 रुपये था, सीआरआर 4% है, तो अभी क्या होता है, बैंकों के पास 96 रुपीज़ लोन देने के लिए है, क्योंकि 100 रुपये में से 4% जो है आरबीआई के पास रखा, 96 रुपये उसने बैंक को, कस्टमर को बांट दिया। लेकिन अगर आरबीआई जो है इसमें 10 रुपये कर दे, 10% कर दे, मान लीजिए सीआरआर 10% कर दे, तो अब 100 रुपये में से 10 रुपये चले गए, अब बैंक के पास 90 रुपये हैं। अब बैंक क्या करेगा, 90 रुपये ही तो कस्टमर को दे पाएगा, तो ऐसे में 6 रुपये मार्केट में घट जाते हैं। बैंक के पास कम रहेगा तो बैंक कस्टमर को कम देगा, कस्टमर को कम देगा तो मार्केट में भी कम हो जाता है। तो ये सब है जो क्या नाम है यूज करते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी यूज करते हैं मॉडरेट लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। लिबरलाइजेशन मेजर इन मनी मार्केट प्रिसीडेड द ओवरऑल रिफॉर्म प्रोसेस एज स्टेप रिलेटेड टू डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट वर इनिशिएटेड इन लेट 1980। तो 1980 के दौरान में इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन कर दिया गया, मतलब अब जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है या जो लोन वगैरह का इंटरेस्ट रेट है उनको डीरेगुलेट कर दिया गया, यानी बैंक खुद डिसाइड कर सकते थे। और साथ ही साथ में मनी मार्केट में नए इंस्ट्रूमेंट भी 1980 के दशक में इंट्रोड्यूस कर दिए गए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया, हमने मनी मार्केट में जो भी देखा अभी तक उसमें हमने ये जाना कि मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। ये हाईली लिक्विड होते हैं, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज होती हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 1 ईयर, यानी 1 दिन से लेकर के 1 साल तक की मेच्योरिटी वाले जो सिक्योरिटीज होते हैं उनको ट्रेड किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम टी बिल, है ना, टी बिल कौन से होते हैं, अपना 91 डेज के होते हैं ना, 364 डेज के होते हैं, 182 डेज के होते हैं, तो ये देखिए 1 साल के अंदर अंदर के ही होते हैं। ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, इसके मनी मार्केट के एग्जाम्पल। मनी मार्केट में कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती हैं और कमर्शियल पेपर को सेल आउट करती हैं। मनी मार्केट जो है एक सेफ प्लेस माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, आपको बता देंगे। एक जो है इनमें से कौन सा मनी मार्केट की प्रॉपर्टी नहीं है। मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर वगैरह बेचे खरीदे जाते हैं, इसमें कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये सेफ प्लेस होता है, ये लेस लिक्विड होता है। तो अब देखिए लेस लिक्विड नहीं होता, हाईली लिक्विड होती है मनी मार्केट। तो ये इस तरीके से आपसे 4 ऑप्शन दे करके इनमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में कॉल मनी किसे कहते हैं, जब बारोइंग या लेंडिंग 1 दिन के लिए हो तो कॉल मनी कहते हैं। 2 दिन से लेकर के 14 दिन तक हो बारोइंग लेंडिंग तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। और अगर 14 दिन से ज़्यादा और अप टू 1 ईयर अगर लेंडिंग एंड बारोइंग होती है तो फ्रेंड्स उसे हम टर्म मनी कहते हैं, ठीक है। अब शुरुआत में जो रिफॉर्म किए गए थे उसमें कोशिश यही की गई थी कि जो मनी मार्केट है वो एक ऐसा स्थान हो जाए जहां पर जो मार्केट प्लेयर हैं उनको फंड्स को डिप्लॉय करने का, शॉर्ट टर्म फंड को वो मतलब 1 साल के लिए लोन दे भी सकें, 1 साल के लिए पैसा ले भी सकें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया, मॉनेटरी अथॉरिटी जो भी हैं आरबीआई वगैरह, उनको एक टूल के तौर पर जो है मनी मार्केट को प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ में डीरेगुलेशन किया गया इंटरेस्ट रेट का 1980 के दौरान, और साथ ही साथ में नए इंस्ट्रूमेंट भी मतलब जो है इंट्रोड्यूस किए गए मनी मार्केट में। अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ओवर द ईयर, जैसे फ्रीइंग ऑफ
इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब जो स्टेप्स लिए गए हैं, मतलब इंप्रूवमेंट जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनमें क्या है, फ्रीइंग ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो कॉल मनी है या अदर मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, जो भी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, उन पर जो इंटरेस्ट रेट था उसको फ्री कर दिया गया। कहने मतलब बैंक खुद डिसाइड कर सकते थे, अब रेगुलेटर या आरबीआई की जरूरत नहीं थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किया गया। एग्जीम्शन ऑफ इंटरबैंक लेंडिंग फ्रॉम रिजर्व रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ में ये भी किया गया कि जो इंटरबैंक जो है लेंडिंग होती है, अगर मान लीजिए ए बैंक ने बी बैंक को 2,000 करोड़ रुपए दे दिए, ये जो मनी मार्केट में 2,000 करोड़ रुपए मान लीजिए नोटिस मनी दे दिया उसको, तो ये जो 2,000 करोड़ रुपए है, इसके लिए सीआरआर या एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यही कह रहे हैं कि एग्जीम्शन ऑफ इंटर बैंक लेंडिंग फ्रॉम रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो इंटर बैंक लेंडिंग होती है वो सीआरआर एसएलआर से वरी रहती है, उसको एग्जीम्शन मिली हुई होती है, उसके लिए अलग से पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती बैंकों को। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एंड रूपी डेरिवेटिव। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लाएगा, जो स्क्रीन चलती रहती है जिसमें आपको दिखाता रहता है कितना घटा या कितना बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ में रूपी डेरिवेटिव्स लाए गए, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप लाया गया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लेकर आया गया, है ना। इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ रेपो मार्केट, रेपो मार्केट को भी जो है स्कोप बढ़ाया गया उसका। रेपो इनेबल्ड सिक्योरिटीज लाई गई, और एलिजिबल पार्टिसिपेंट इन रेपो मार्केट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीएलओ, है ना, सीबीएलओ इंट्रोड्यूस किया गया। सीबीएलओ क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन टू क्रिएट प्योर इंटरबैंक म्यूचुअल फंड कॉल मार्केट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब कहने का अब जो ये रिफॉर्म्स किए गए उसमें ये इतना सारा चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉल मनी और अदर मनी जो इंस्ट्रूमेंट थे उन पर से इंटरेस्ट रेट का जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटाया गया, उनको फ्री कर दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी बैंक आपस में खुद डिसाइड करने लगे थे। कमर्शियल पेपर पहले नहीं था, वो इंट्रोड्यूस किया गया। बताया नहीं आपको कि 1980 के दौरान में नए इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उसी दौरान ये कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट वगैरह आए थे। उसके बाद में जो इंटरबैंक लेंडिंग थी उसको एग्जीम्ड किया गया था रिजर्व रिक्वायरमेंट से, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस की गई। पहले जो मैंने आपको नहीं बताया कि वो मार्केट में खड़े होकर के जो है बोली लगती थी, वो वाला कॉन्सेप्ट हटा करके स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग लाई गई। साथ ही साथ में डेरिवेटिव्स ढेर सारे लाए गए, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये आपके बीएफएम के मॉड्यूल सी में है, आईआरएस वगैरह ये सब कुछ, वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद में फुल फॉर्म याद रख लीजिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीबीएलओ का है सेंट्रलाइज बारोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये इतना हो गया फ्रेंड जो है यहाँ पर। उसके बाद में जो मैंने आपको सीडी और सीपी, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह के बारे में पढ़ा रखा है, तो उसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। सीडी जो होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पहले 1,00,000 रुपए और 1,00,000 के मल्टीपल में, मिनिमम 1,00,000 रुपए के डिनोमिनेशन में आती थी, और देन आफ्टर दैट 1,00,000 के मल्टीपल में आती थी। लेकिन अब जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम डिनोमिनेशन 5,00,000 रुपए हो गए, देन आफ्टर दैट 5,00,000 के मल्टीपल में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं। सीपी में कोई चेंजेस नहीं है, केवल सीडी में चेंजेस आए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सीडी के बारे में जिक्र कर दिया। अदर चैप्टर्स में मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में डिटेल में चर्चा की हुई है, एबीएम के मॉड्यूल सी में आपको मिलेगा। लेकिन इसमें जो चेंजेस आए हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, वो ये है कि अब मिनिमम जो डिनोमिनेशन है वो कितना है, 5,00,000 रुपए, और उसके बाद में 5 के मल्टीपल में, यानी 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000, 25,00,000, ऐसे डिनोमिनेशन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई थी या जो रिफॉर्म्स किए गए थे, उनमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो टिल मिड 1980 एंड अर्ली 1990, तो 1980 और 1990 के दौरान गवर्नमेंट हैज़ बीन बारोइंग एट सब मार्केट रेट, अ सिस्टम सस्टेन्ड बाई कैप्टिव मार्केट क्रिएटेड बाई स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो पहले क्या होता था, 1980 और 90 के दौरान गवर्नमेंट जो है जब भी बैंकों से बारो करती थी, उधार लेती थी, तो बैंक क्या होता था कि बैंकों को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात यही हो गई। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट जो सीआरआर और एसएलआर चूँकि बैंकों को मेंटेन करना पड़ता था, उसके बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बैंक जो है नहीं डिसाइड करता था, बल्कि जो रेगुलेटर्स हैं वो डिसाइड करते थे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसको बारो करना पड़ता था। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था फ्रेंड्स, वो कैप्टिव मार्केट की तरह बिहेव करता था, मतलब पूरी तरह से फ्रीडम उसमें नहीं थी।
क्यों? क्योंकि बैंकों को एसएलआर सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए एसएलआर के लिए आपको पता है ना कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बैंकों को मजबूरी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। लेकिन जब रिफॉर्म्स आया, जब रिफॉर्म किए गए इसमें, तो कंसेशनरी फाइनेंसिंग वाज एलिमिनेटेड। तो कंसेशन में जो फाइनेंसिंग की जाती थी, जो गवर्नमेंट को सस्ते में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन दिया जाता था, वो खत्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट ऑक्शन सिस्टम। बल्कि अब एक सिस्टम लेकर आया गया जिसमें बोली लगती है, मार्केट ऑक्शन सिस्टम। उसमें अलग अलग सरकारें, भारत सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकारें जो है ऑक्शन करती हैं, जो अच्छा इंटरेस्ट देता है उसको दिया जाता है। मतलब वो कंसेप्ट नहीं रह गया कि भारत सरकार को पैसा देना है तो कंसेशन में सबको 6% पर दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को 4% पर दे दें, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। ठीक है। एंड फेजिंग आउट ऑफ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन विथ वेज एंड मीन एडवांसेस। जब भी बैंक जो है, जो भी गवर्नमेंट, चाहे भारत सरकार हो चाहे जो है राज्य सरकार हो, उससे जब लोन उसको जब लोन देती है तो उसे फ्रेंड्स वेज एंड मीन एडवांसेस कहते हैं, WMA। कई बार यही बात पूछ ली जाती है कि WMA क्या होता है। तो वेज एंड मीन एडवांसेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट भारत सरकार को या राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब बैंक द्वारा लोन दिया जाता है तो उसे वेज एंड मीन एडवांसेस कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया। As the yield become market related, the government started competing with the private sector in market for fund। तो जैसे अब क्या हुआ कि कंसेशन खत्म हो गया और बोली लगने लगी, तो जो यील्ड था, जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर जो भी हमें प्रॉफिट होता है, एक तरीके से यील्ड होता नहीं, 1,000 रुपये का आपने बॉन्ड खरीदा और उस पर यील्ड जो है 8.5% की है, मतलब 8.5% की आपको अर्निंग जो हो रही है, तो यील्ड बिकम मार्केट रिलेटेड। अब यील्ड मार्केट रिलेटेड हो गई तो गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपीट करना शुरू किया फंड को रेज करने के लिए। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर वाले भी फंड रेज करना चाहते हैं बैंकों से और गवर्नमेंट भी बैंक से फंड रेज करना चाहती है, तो कंपटीशन तो होगा ही, है ना। उसके बाद में इट हैज़ डिजायर्ड इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, सभी लोग अगर इंटरेस्टेड हो गए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ा, एज इविडेंट बाई राइजिंग सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी एंड नियरिंग एमरजेंस ऑफ मार्केट यील्ड कर्व। तो अब क्या हुआ कि जहां सेकेंडरी मार्केट जो थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, वहां पर कम वैल्यूम में ट्रांजेक्शन होती थी, वहां पर अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगा है। द एनुअल टर्नओवर इन मार्केट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड सिंस, है ना। जो एनुअल टर्नओवर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का, वो बहुत कई गुना बढ़ चुका है। मतलब पहले अगर 100 रुपए की ट्रांजेक्शन होती थी, तो अब 1,000 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें इतना मैनी फोल्ड हो गया। यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाउ प्रोवाइड बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन अदर मार्केट। अब हालत ऐसी हुई कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो यील्ड आ रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आपको 6.8% मिल रहा है, तो जो अदर मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज हैं, कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, उनको इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं देंगे, वो मान लीजिए 7% नहीं देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर, तो आप क्या करोगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में रिस्क है, उससे अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो मतलब कहने का ये हो गया कि अब ये बेंचमार्क का काम करने लगे, मतलब इससे कम तो हो ही नहीं सकता, है ना। विथ रिफॉर्म जी मार्केट इज नो लॉन्गर ए कैप्टिव मार्केट। अब क्या हुआ, इन सभी रिफॉर्म्स की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट थी फ्रेंड्स, वो अब कैप्टिव मार्केट नहीं रह गई, फ्री हो गई है। मतलब पहले दबाव में चलती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, सभी कंपटीशन कर रहे हैं, सभी बोली लगा रहे हैं, सभी खरीद रहे हैं। ओके, तो ये हो गई बात, यहाँ पर हमने इतना समझा। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी मार्केट थी 1980 और 90 के समय में, ये एक कैप्टिव मार्केट की तरह थी, क्योंकि बैंकों के ऊपर जो है एसएलआर की एक मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट की वजह से वो मतलब जो है रेट को अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते थे। लेकिन रिफॉर्म जब हुआ तो कंसेशन फाइनेंसिंग बंद कर दी गई, कंसेशन में नहीं देंगे अब, बल्कि आपको मार्केट में ऑक्शन करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो आपको ऑक्शन करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो वे एंड मीन्स एडवांसेस थे, मतलब कहने का जो सरकारें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस से जो पैसा लेती थी, अब वो भी मार्केट ऑक्शन के थ्रू ही उन्हें लेना शुरू करना पड़ा है। ठीक है। उसके बाद में अब यील्ड क्या हुआ, जो जो इसमें अब चूंकि सभी कंपटीशन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, तो गवर्नमेंट को भी जो है फंड के लिए अब इसमें जो है थोड़ा सा जोर देना पड़ गया। भाई प्राइवेट सेक्टर वाले भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, और अगर आपको भारत सरकार को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करनी है, तो उसको जो है ट्रेड करना पड़ेगा या फिर जो है ऑक्शन करना पड़ता है। तो यील्ड जो थी, इसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो आपको प्रॉफिट होने वाला था, जो यील्ड होने वाला था, अब वो मार्केट रिलेटेड हो गया, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह गया है। ओके, अब इसका असर क्या हुआ कि जब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ और गवर्नमेंट भी डिजायर्ड थी, मतलब जो है
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो जी सेक मार्केट का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया। अब एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग परचेजिंग और सेल करना शुरू कर चुके हैं। द एनुअल टर्नओवर इन मार्केट हैज़ ग्रोन मैनीफोल्ड। अब क्या हुआ कि एनुअल जो टर्नओवर था गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का वो कई गुना बढ़ गया है। ओके, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है बेंचमार्क रेट बन गया है फॉर प्राइसिंग द सिक्योरिटी इन अदर मार्केट। दूसरे मार्केट में अगर आपको किसी चीज़ की प्राइसिंग करनी है तो पहले आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना जो है यील्ड दे रही है उसको ध्यान में रख करके ही देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो थी वो कैप्टिव मार्केट नहीं रह गई है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय बैंक इज बेस्ड ऑन देयर कमर्शियल जजमेंट रेदर देन बीइंग डिक्टेटेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब जो बैंक जो है पहले क्या होता था कि उसे गवर्नमेंट बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से मजबूरी में इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट बैंक जो है अपने कमर्शियल जजमेंट के क्या मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा उसके आधार पर अब इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ना कि इस बात से कि हमें सीआरआर और एसएलआर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। सिंस लेट 90s बैंक होल्डिंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैव बीन फार इन एक्सेस ऑफ रिजर्व। अब हुआ क्या, 1990 के दशक से जो बैंक थे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अभी होल्ड करते हैं, लेकिन जितनी उनकी रिजर्व रिक्वायरमेंट, मान लीजिए किसी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कम से कम 200 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करने हैं तो बैंकों ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो उनका कमर्शियल डिसीजन है। उनको लगता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेरा पैसा मतलब जो है सिक्योर भी है और प्लस मुझे जो है प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ये इफ़ेक्ट हुआ है, मतलब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में रिफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से। इम्पोर्टेंटली अगर बात करें तो सिंस अप्रैल 2006 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्राइमरी सेगमेंट ऑफ द जीसेक मार्केट। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2006 से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की प्राइमरी सेगमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इट प्रोवाइड्स लीवे टू आरबीआई टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कि प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जब वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता है तो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब इसे एक तरीका मिल गया था यहाँ पर। द प्राइसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज आल्सो बिकम फार मोर मार्केट ओरिएंटेड। अब जो प्राइसिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वो अब मार्केट ओरिएंटेड है, ना कि जो है वो कंसेशन बेस्ड हैं या कैप्टिव हैं। ओके, तो ये हो गया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, खुद अब खरीद और बेच नहीं करता है। बिसाइड दीज कोर एस्पेक्ट, इन सभी मतलब ये तो मेन बातें थी, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मार्केट वाज सस्टेन बाई अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो अपनी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट थी वो सस्टेन कर पाई क्योंकि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पर भी अपग्रेडेशन किया गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आई गई। मतलब कहने का ऐसे समझ लीजिए, मैं अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का ऐसे समझ लीजिए जैसे एक समय था कि जब जो है हो सकता है कि हम उस पर बैलगाड़ी पर जो है सामान ढोया करते थे, आज हम बसों में और मेट्रो में और इन सब बड़ी-बड़ी ट्रेनों में ढो रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का ही एक एग्जांपल है। जो चीज़ भी हमारे देश में शुरू हुई, शुरुआती लेवल में हम टेक्नोलॉजिकली उतने एनहांस्ड नहीं थे। धीरे-धीरे समय बीतता गया और हमने उसमें एनहांसमेंट की है। तो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया गया विथ रिगार्ड टू सेटलमेंट सिस्टम। जो सेटलमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने परचेज़ की तो T+1 या T+2 जितने भी दिन में उसका सेटलमेंट होना चाहिए, उन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला करके इसको इम्प्रूव किया गया है। ट्रेडिंग सिस्टम लेकर के आ गया एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजन में भी चेंजेस लाए गए हैं। तो ये सारे चेंजेस मतलब जो है रिफॉर्म्स है फ्रेंड, जो आपके इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में लाए गए हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अभी क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है बैंकों के द्वारा, वो उनका कमर्शियल जजमेंट होता है। अगर उनको फ़ायदा है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर उनको फ़ायदा नहीं है तो वो नहीं करेंगे। अब वो इस बात पर नहीं डिपेंड करते कि मतलब जो है सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है, इसलिए मजबूरी में जो है कोई बैंक अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता है। 1990 के दशक से बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है उनकी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। अगर किसी बैंक को 100 करोड़ रुपए केवल रिजर्व में रखने हैं तो वो 600 करोड़ 800 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किए हुए पड़ा है, होल्ड किए हुए रखे हुए है। उसके बाद में अप्रैल 2006 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है उसके प्राइमरी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना या फिर पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को अब इम्प्लीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में भी। इन कोर एस्पेक्ट के अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया गया, मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपग्रेड किया गया, सेटलमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया गया ताकि जो है जो पैसा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसे बेचा खरीदा आसानी से जा सके। ट्रेडिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और कुछ कानूनी प्रक्रिया में भी चेंजेस लेकर के आए गए हैं ताकि ये जो हमारी गवर्नमेंट मार्केट है वो अच्छे से आगे बढ़ सके।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं और उनका क्या इफेक्ट हुआ है। तो रिफॉर्म से पहले अगर बात करें तो प्रायर टू रिफॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वर वर्चुअली एब्सेंट, मतलब हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी वो एकदम एब्सेंट थी। अगर अभी लेटेस्ट में मैं बात करूँ तो आजकल क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा चर्चा चली हुई है, लेकिन हम फिर भी अभी क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ पर वर्चुअली एब्सेंट ही मान करके चलेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाया जाए या ना अपनाया जाए। तो उसी तरीके से हो सकता है जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रही होगी तो वो भी वर्चुअली एब्सेंट थी उस समय, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है ना तैयार रहा हो, है ना, कि हम इतना ज़्यादा अलाउ कर पाएँ डॉलर वगैरह का आना जाना। एक्सचेंज अर्नर वर रिक्वायर्ड टू सरेंडर परचेज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रिजर्व बैंक एट रेफरेंस रेट। तो जो भी विदेश मुद्रा कमाते थे, एक्सचेंज अर्नर मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज को कमाते थे, उनको जो है खरीदना या बेचना होता था अगर फॉरेन एक्सचेंज को, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही किया जा सकता था और रेफरेंस रेट पर किया जा सकता, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट डिसाइड करता था उसी रेट पर ही किया जा सकता था। जिसकी वजह से मतलब अब अगर इतना ज़्यादा कठिन नियम है तो कौन जो है डॉलर खरीदना और बेचना चाहेगा। इन दिस हाईली रेगुलेटेड सिस्टम वेरी फ्यू ट्रांजेक्शन यूज टू टेक प्लेस एमंग द अथराइज्ड डीलर एंड ट्रेडर्स वर रिक्वायर्ड टू स्क्वायर ऑफ देयर बाय द क्लोज ऑफ द डे। तो अब इतना ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड सिस्टम था तो बहुत कम ट्रांजेक्शनें होती थी अथराइज डीलर के थ्रू, कोई आएगा ही नहीं भाई। अब इतना ज़्यादा अगर नियम है तो हम क्यों आएंगे आपके पास में, रह नहीं देते, कोई दूसरा बिजनेस कर लेते हैं। और ट्रेडर्स जो जो लोग मतलब डॉलर की खरीद बेच करते थे, उनको जो है डील को दिन भर में ही क्लोज ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होने तक अपनी डील को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता था। यानी अगर आपने डॉलर परचेज किया है तो आपने $10 अगर परचेज किया तो शाम तक उसको आपको डील में बेच देना होता था। आप उसे होल्ड नहीं कर सकते थे, ओपन पोजीशन नहीं ले सकते थे। लेकिन फिर जब रिफॉर्म हुआ तो इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रिजाइम का, मतलब एक नया युग आया एक तरीके से, उसमें मार्केट बेस्ड जो है एक्सचेंज रेट आया। डिमांड सप्लाई के आधार पर अब एक्सचेंज को रेट को डिसाइड किया गया। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। कैपिटल अकाउंट में भी रिलैक्सेशन दिया गया। जैसे अब यहाँ पर देखें, परमिशन टू रन ओपन पोजीशन, अब जो है परमिशन दे दी गई कि आप ओपन पोजीशन रख सकते हैं। टू होल्ड इन्वेस्टमेंट अब्रोड, आप जो है विदेशों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेन फॉरेन एक्सचेंज, अब आप विदेशी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर वगैरह को, यूएसडी को, या फिर जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वगैरह को रिटेन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन ऑफ हेजिंग टूल, साथ ही साथ हेजिंग टूल भी इंट्रोड्यूस किए गए। डेरिवेटिव जो होते हैं हेजिंग टूल आपको रिस्क से बचाते हैं, है ना। लेड टू इमरजेंस ऑफ एक्टिव एंड वाइब्रेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इन सभी वजहों से अब जो हमारी मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। अब मतलब सोचिए, जब तक रिफॉर्म नहीं किया गया था हालत ऐसी कि दिन की 4 ट्रांजेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हो रही हैं, लेकिन जब से इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अडॉप्ट की गई, साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट में जो है रिलैक्सेशन दिया गया। अब आप ओपन पोजीशन को रख सकते थे, आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते थे, आप फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड कर सकते थे। तो इन सभी चीज़ों की वजह से, और साथ ही साथ में डेरिवेटिव्स लाए गए जिन्हें हेजिंग टूल कहा जाता है, तो इन सब की वजह से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गई। नाउ एक्सचेंज रेट इज फ्लेक्सिबल एंड मार्केट डिटरमाइंड। अब जो एक्सचेंज रेट हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे डिटरमाइन नहीं करता है। कैपिटल अकाउंट इज आल्सो इफेक्टिवली कन्वर्टेबल फॉर नॉन रेजिडेंट। जो नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए जो कैपिटल अकाउंट है वो कन्वर्टेबल है। मैंने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में आपको पहले ही पढ़ा रखा है फ्रेंड्स, ओके। अब तो ये बात होगी फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमने ये देख लिया कि पहले जो मतलब जो है रिफॉर्म से पहले स्थिति ये थी कि वर्चुअली एब्सेंट थी, मतलब ना के बराबर ही थी, एकदम नहीं ही थी, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ जो है मतलब डॉलर खरीदना और बेचना होता था तो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्सचेंज ऑफिस में जाइए, वहीं चेंज कर सकते थे और रेफरेंस रेट पर कर सकते थे। रेट जो है मार्केट के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता था। इसकी वजह से क्या होता है, जो अथराइज डीलर थे उनके पास बहुत कम ट्रांजेक्शन होती थी फॉरेन एक्सचेंज की, ओके। और जो भी ट्रेड आप करते थे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता था, खत्म करना पड़ता था उसी दिन। जो भी खरीदा है उसको उसी दिन ही बेचिए, अगले दिन के लिए नियम नहीं था। लेकिन जब अपना जो ये रिफॉर्म्स हुए तो ये सारी चीज़ें उसमें एक्टिवेट मतलब जो है लाई गई, जिसकी वजह से अब जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी वाइब्रेंट हो गई है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कैपिटल मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो जैसे हमने अभी तक देखा मतलब मनी मार्केट में देखा, हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देखा, इन सभी में देखा, उसी तरीके से लाइक अदर मार्केट सेगमेंट देयर हैव बीन फार रीचिंग चेंजेज इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट के प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेगमेंट थे दोनों में ही चेंजेज आए हुए हैं। प्राइमरी मार्केट विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट अवे फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू CCI regime imposing primary issuance at सब मार्केट रेट।
to free pricing and book building system along with the mandatory disclosure as per प्रिस्क्राइब्ड बाई सेबी। तो मतलब कहने का ये है कि जो प्राइमरी मार्केट थी उसमें पहले क्या था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूएंस सीसीआई कॉन्सेप्ट होता था। ये एक दौर होता था जिसमें प्राइमरी इश्यूएंस आपको सब मार्केट रेट पर करना पड़ता था, लेकिन अब उसको हटा करके फ्री प्राइसिंग लाई गई। आप अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर सकते थे। बुक बिल्डिंग सिस्टम को लाया गया और साथ ही साथ में सेबी के द्वारा जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर सिस्टम है कि मतलब जो भी आपने मान लीजिए कुछ शेयर बेचने हैं तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है, उसके बारे में पूरी डिटेल देनी पड़ती है। इन द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में क्या हुआ, कारपोरेटाइजेशन ऑफ एक्सचेंजेस, जो भी एक्सचेंज थे हमारे उनका कारपोरेटाइजेशन किया गया, मतलब उनको जो है एक लेवल पर लाया गया, उनको कारपोरेट में बदला गया। कुल मिलाकर के स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग लाई गई। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग रिप्लेसिंग ओपन क्राई सिस्टम। तो ओपन क्राई सिस्टम क्या होता है, वही जो मैंने कही ना, मंडी में आप खड़े हो जाते हैं, आलू ले लो 20 रुपए किलो, आलू ले लो 20 रुपए किलो। तो ये ओपन आउटक्राई सिस्टम था जब इनिशियल स्टेज में हमारे देश की ये जो शेयर मार्केट थी फ्रेंड, तो वो स्टार्टिंग में वैसे ही थी। दलाल स्ट्रीट में अगर आप इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर एक पेड़ था जिसके नीचे वो लोग बैठ करके, दलाल जो होते थे वो आवाज़ लगाया करते थे कि इस कंपनी का शेयर इतने रुपए में बिक रहा है, आप ले लो ऐसे करके। तो ओपन आउटक्राई सिस्टम को हटाया गया और वहाँ पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग लाई गई। अब आप जैसे वेबसाइट में लॉगिन करते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं क्या रेट चल रहा है, खरीद और बेच सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर, ऑप्शंस और फ्यूचर को इंट्रोड्यूस किया गया। रिप्लेसिंग बदला सिस्टम। तो पहले फ्रेंड देखिए, जो ऑप्शंस और फ्यूचर थे वो हमारे देश में पहले बदला सिस्टम के नाम से जाने जाते थे, उनको जो है हटा करके ऑप्शंस और फ्यूचर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बदला सिस्टम को किसने हटाया, ऑप्शंस एंड फ्यूचर ने। ओपन क्राई सिस्टम को किसने रिप्लेस किया है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ने। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोलिंग सिस्टम रिप्लेसिंग 14 डेज सेटलमेंट साइकिल। तो जो रोलिंग सिस्टम लेकर के आए उन्होंने 14 दिन का सेटलमेंट साइकिल जो है उसको हटाया। अब जो है T+1 T+2 डेज में जो है सेटलमेंट होने लगे। डीमैटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विथ डिपॉजिटरी सिस्टम, है ना। साथ ही साथ में जो सिक्योरिटीज़ थी उनको क्या किया गया, डीमैट अकाउंट खुलवाए गए और उनका डीमेटलाइजेशन किया गया। मतलब कहने का फिजिकल सिक्योरिटीज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना डीमेटलाइजेशन कहलाता है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। क्रिएटेड स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेरेबल टू बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। और ऐसा करने के बाद में हमने बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के कंपेरेबल काम कर लिया है। मतलब पहले जैसा विदेशों में होता तो उसी के हिसाब से लगभग हमारे यहाँ पर भी सिस्टम शुरू हो गया है। दिस नॉट ओनली इंटीग्रेटेड स्टॉक मार्केट अक्रॉस द कंट्री, कैपिटल मार्केट बिकम फार मोर इफिशिएंट एज इट कुड बी ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस पैरामीटर। तो इसने क्या किया, इन सभी वजहों से क्या हुआ, जो स्टॉक मार्केट थी पूरे देश की उन सभी इंटीग्रेट हो गई, एक ही में जुड़ गई हैं, और जो कैपिटल मार्केट है वो काफ़ी इफिशियंट हो गई है पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो। फ्रेंड्स ये हमने देख लिया कैपिटल मार्केट के बारे में भी। जैसे अदर सेगमेंट अफेक्ट हुए थे वैसे ही जो हमारी कैपिटल मार्केट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई। उसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट थे ये दोनों इन्हेंस हो गए। क्यों क्यों हो गए, क्योंकि हमने रिफॉर्म्स किए हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया उनका असर हुआ है। पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सीसीआई रिजाइम चलता था। मतलब एक युग होता था, एक समय होता था जब कैपिटल इशू को कंट्रोलर दिए गए थे। उनका काम होता था हर चीज़ पर नज़र रखना, और प्राइमरी इशुएंस जो होता था, सिक्योरिटीज या शेयर जो इशू किया जाते थे वो सब मार्केट रेट पर इशू किए जाते थे। तो इसको हटाया गया, अब फ्री प्राइसिंग की गई। बैंक या जो भी कंपनी है वो अपने शेयर का दाम खुद डिसाइड कर सकती थी। बुक बिल्डिंग सिस्टम को लाया गया। साथ ही साथ में जो सेबी का मैंडेटरी डिस्क्लोजर सिस्टम को भी लाया गया। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी मार्केट में जो चेंजेज आए उसमें इन सभी एक्सचेंज का कारपोरेटाइजेशन किया गया, मतलब इनको कारपोरेट में बदल दिया गया। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग लाया गया, इसने ओपन खुले में चिल्ला करके बेचने वाले सिस्टम को हटा दिया स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ने। उसके बाद में बदला सिस्टम को खत्म किया किसने, ऑप्शंस और फ्यूचर ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं कि ओपन आउटक्राई सिस्टम को किसने रिप्लेस किया है, तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ने, और बदला सिस्टम को जो है ट्रेड ऑप्शंस और फ्यूचर्स ने हटाया हुआ है। उसके बाद में रोलिंग सिस्टम लेकर के आए जिसने 14 दिन का सेटलमेंट जो साइकिल था उसको हटा दिया है। साथ ही साथ में जो सिक्योरिटीज़ थी उनको डिपॉजिटरी के थ्रू जो है, हमारे देश में दो सिक्योरिटीज़ हैं डिपॉजिटरी सिस्टम वाली, NSDL है ना, और CSDL है मेरे ख्याल से, है ना। तो NSDL और CSDL जो है ये दो डिपॉजिटरी सिस्टम हैं, उनको लाया गया और आपकी जो सिक्योरिटीज थी उनको जो है डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। पहले जो आप शेयर परचेज करते थे तो आपको कागज मिलता था, अब वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अब वो डिजिटल फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट में, है ना, रखे जाते हैं। तो इन सभी वजहों से मतलब कहने का हमारी जो ये
कैपिटल मार्केट थी वो जो है उसमें काफ़ी अच्छी हो गई है सभी पैरामीटर्स में अगर देखा जाए, और साथ ही साथ में इसने जो है सभी स्टॉक मार्केट को इंटीग्रेट भी कर दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी भी कुछ जैसे हमने कैपिटल मार्केट और ये सारे देख लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और जो है फाइनेंस सेक्टर के कुछ और मार्केट्स हैं जहाँ पर अभी हमें डिस्कशन करना बाकी रहेगा, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।